साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम ऑल इन ICT इको फॉर यू चैनल। आप सभी का स्वागत है ICT इको फॉर यू चैनल में। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 नेशनल इनकम का आज हम पूरा लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की है उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो नए व्यूअर्स है, अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो वो www.ictico4u गूगल पे टाइप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन पे क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन से जो भी लेसन्स नए नए बनते जाते हैं वो आप दे सकते हैं। ICT इको फॉर यू की ऐप भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके प्ले स्टोर के ऊपर से एंड्रॉयड वर्जन के मोबाइल में जो लिंक यहाँ से हम बनाते हैं वो भी आप घर बैठे ले सकते हो। बहुत सारी PDF भी आपको मिल सकती है वहाँ पे। Myself Krupesh Nayak, welcome you all in ICT इको फॉर यू चैनल। Let's start standard 11 with some good quotes with APJ अब्दुल कलाम। अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, कदम पीछे मत खींचिए। यानी आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ोगे तो ही आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है तो आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। तो एक अच्छे से कोट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम का चैप्टर। नेशनल इनकम के अंदर हम मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, उसमें जनरल मीनिंग, आल्फ्रेड मार्शल की बातें, फिशर की बातें, पिगू की बातें। देन आफ्टर नेशनल इनकम, इन नेशनल इनकम में नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, importance concept of national income, that is gross domestic product, net domestic product, gross national product, net national product, per capita income. Then measures of national income, that is methods of measurement of national income, that is production method, income method, expenditure method. Then after problems of measuring national income, monetary income and real income, monetary national income and real income, these are the points we have to discuss in this chapter. So first of all we are starting introduction. National income is a basic concept of macroeconomics. In the concept of national income, an attempt to measure economic activity of the whole economy. The national income of the country is balance sheet of a performance of its economy. National income familiarizes us the economic health of economy. If the national income of the economy increase, it generally a symbol of well-being, and if the national income of the economy is low and increase slowly, it can be said that the symbol of unhealthiness of the economy. In short, national income is used as a criterion of the economical prosperity of country. Generally, the market value of final products and services produced by using national wealth with capital labor during a year in a country is called national income. There are important concepts like GNP, NNP, GDP, and DP of the national income. These are also used to compare two countries' economy. However, what actually is the national income? How is it created? How can be measured? Which are various methods of its measurement? Certain problem arises while measuring the national income, where the monetary income should be found out or the real income should be found out. Let us familiar with all these concept. इस इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात बताई गई है कि नेशनल इनकम जो है वो कोई भी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो डेवलप कंट्री। अगर इकोनॉमी की हेल्थ अगर जाननी है, इकोनॉमी को बुखार आया है, इकोनॉमी को एक तेजी के दौर पे जा रहा है,
मंदी के दौर पे जा रहा है, इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन है, इकोनॉमी कहाँ है, उन सभी का एक ही मेजरमेंट है, वो है नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम ज़्यादा अच्छी तरह से ऊपर जा रही है, दैट इज हेल्थी इकोनॉमी, एंड इफ द नेशनल इनकम इज गोइंग डाउन, दैट इज देयर इज अ वीकनेस इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो हमारी नेशनल इनकम है, वो नेशनल इनकम कैसे बनती है, उनके कॉन्सेप्ट एनडीबी, जीडीपी, एनएनआई, ये क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सभी का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, इकोनॉमी के अंदर जो भी लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल है, वो चारों जो फोर्स ऑफ फैक्टर है, वो फैक्टर जो भी काम करते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो काम करने के बाद जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है, उन प्रोडक्शन को मार्केट वैल्यू से इवेल्यूट करेंगे तो नेशनल इनकम मिल सकती है। उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर हमें रियल इनकम क्या है, उसके बाद मॉनेटरी इनकम क्या है, ये सभी 100% हमें जानने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, जनरल मीनिंग, जो जनरल मीनिंग है उसकी हम बात करते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन agriculture, industries and service sectors in economy a country during a year is the national income of the country। यानी यहाँ पे जनरल मीनिंग है। आल्फ्रेड मार्शल ने, फिशर ने, पिगो ने अपने अपने हिसाब से जो भी रोड रखे हैं वो हम बाद में बात करेंगे, मगर जनरल मीनिंग क्या है इकोनॉमी के अंदर, कि हमारे जो वोकेशनल स्ट्रक्चर है, वोकेशनल स्ट्रक्चर के अंदर मेजोरिटी 3 है, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ हम करते हैं। जो भी हम करते हैं वो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो रेडीमेड हो। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर जो भी प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन को अगर हम मार्केट वैल्यू के साथ इवेल्यूट करेंगे, दैट इज द नेशनल इनकम। When we say that the national income of India is rupees 128 crores or lakhs, it means that the goods and services of the 128 lakhs crores have been product during a 1 year in agriculture and industrial service sectors. So here one of the common concept is that the 3 sectors, those who be doing activity with the help of force of factor, land, labor, intervention, capital, and the production total output are there in the market. So it is a one type of national income. Now Alfred Marshall, very important, अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। सेक्शन बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी हम बात करते हैं सेक्शन बी की, सेक्शन ई की, तो डेफिनेशन 3 है। तीनों डेफिनेशन आपको अलग अलग सेक्शन बी के अंदर पूछी जा सकती है कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है, आयरिंग फिशर ने क्या बताया है, एसी पिगो ने क्या बताया है। सो ऑल हैव देयर डिफरेंट आइडियाज अबाउट द नेशनल इनकम, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। अल्फ्रेड मार्शल ने जो बात बताई है, दैट इज अ प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन। उनकी जो डेफिनेशन है, इट इज अ बेसिक ऑन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन आ रहा है उसके ऊपर किसकी डेफिनेशन है, दैट इज अल्फ्रेड मार्शल की। यानी अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन कौन से पॉइंट को अच्छी तरह से इंफेसिस कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो द नेट प्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल, एंड नॉन फिजिकल, दैट इज सर्विस थिंग्स, बाय यूजिंग नेचुरल वेल्थ, land with capital and labor in a country during the year is national income of country. Professor Marshall lays stress on net production. Very important, underline this sentence. Professor Marshall ने किसके ऊपर जोर डाला है, that is the net production के ऊपर of goods and service in the definition, and therefore the definition is production oriented. Who give the definition of national income as production oriented? That is Professor Marshall. In section A you have been asked in this type of MCQ, so very important this one, के लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल, जो फोर्स ऑफ फैक्टर है, वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं पूरे ईयर में, नेशनल इनकम यानी किसी एक ईयर की ही बात होगी। ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट। जनवरी टू दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी किसी एक ईयर की बात होगी। तो किसी एक ईयर के अंदर ये चारों फैक्टर जो भी अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लैंड, लेबर, लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट, उसके बाद लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर और ये सभी जो अपने अकाउंट के अंदर जो काम करते हैं,
और उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन को यहाँ पे नेशनल इनकम बताया गया है। प्रोफेसर मार्शल ने अपने डेफिनेशन के अंदर ये बात साफ की है कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड आर गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल एंड इन दैट during a year land labor independent capital those who are going to do any putting any works and do any output, these all are known as a national income. Now Irving Fisher, consumption based definition, very important. Consumption based, that is for expenditure methods that is provided by Irving Fisher. The proportion of direct consumption of goods and services by the people of the country during a year is called national income. Fisher has laid stress on underlying very important consumption of physical and non-physical goods and services in the definition. Therefore, definition is consumption based oriented. So consumption oriented डेफिनेशन गिवन बाय एरविन फिशर, वो कहते हैं कि अगर जो भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोडक्शन हुई है वो गुड्स और प्रोडक्ट्स सर्विस को अगर हम परचेस करने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, वो गुड और सर्विसेज को अगर हम परचेस करते हैं और परचेस करते वक्त जो हम खर्च करते हैं वो खर्च का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें जो डेटा मिलेंगे वो नेशनल इनकम हो सकती है। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन एक्सपेंडिचर बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड अगर बोले तो किसने दी है? फिशर ने। तो फिशर की डेफिनेशन, इट इज अ कांसेप्ट ऑफ कंजम्पशन। देन एसी पिगू, मनी बेस्ड डेफिनेशन, मनी दैट इज इनकम, इनकम बेस्ड। एसी पिगू ने अपनी डेफिनेशन जो रखी है वो इनकम बेस्ड पे है। तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ दोज थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज हुज पेमेंट्स हैव बीन डन थ्रू मनी और विच कैन बी इजीली presented by the money. In other words, the total income of society along with foreign income तो एसी पिगू ने जो अपनी डेफिनेशन दी है उसके अंदर उन्होंने इनकम को ध्यान में रखा है। इनकम यानी जो लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन मार्केट में प्रोडक्ट की है और उनके ऊपर जो हम खर्च करते हैं, तो हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन की जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन के ऊपर जो हमारी इनकम होती है वो इनकम जो है वो जो खर्च हम करते हैं हमारे लिए खर्च है, मगर जिन्होंने प्रोडक्शन किया है उनके लिए ये इनकम है। और इनकम यानी मनी बेस। तो नेशनल इनकम is a flow of those things and goods and services whose payment have been done through money or which can be easily presented by the measured with help of the money. Total income जो है that is four way. लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल जो कमाते हैं वो उनके चार रास्ते हैं। लैंडलॉर्ड को जो भी पैसे मिलते हैं, कैपिटलिस्ट को जो भी पैसे मिलते हैं, इंटरप्रेन्योर को जो भी पैसे मिलते हैं, लेबर को जो भी पैसे मिलते हैं, उनकी इनकम हम अगर उनके प्रोडक्शन के ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो मिलने वाली नहीं है। जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल बनाया है, लैपटॉप बनाया है, मोबाइल बनाया है, वो प्रोडक्शन हो चुका और प्रोडक्शन होने के बाद जो हम खर्च करते हैं हमारे लिए खर्च है, मगर उनके लिए इनकम बन जाती है। तो उन सभी इनकम का टोटल दैट इज कॉल्ड मनी बेस्ड और मनी ओरिएंटेड नेशनल इनकम definition. In this definition, Pigou lays stress on money, therefore the definition is money oriented. So here three definition is complete. With the help of these three definition, some of the basic point are there. First point is national income is a measure of the income obtained in a definition डिफाइंड पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 ईयर के अंदर ही कोई भी हम डेफिनेशन कोई भी डेफिनेशन को हम प्रूव करेंगे तो वो 1 ईयर की होगी। जन टू दिस, जनवरी टू दिसंबर और मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मार्च, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर होती है नेशनल इनकम। सेकंड, इन द नेशनल इनकम द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस आर कंसिडर, ध्यान में रखना, फाइनल, फर्स्ट नहीं, फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो भी इंटरमीडिएट है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। नेशनल इनकम के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होगी और सर्विस की, यानी अगर फैन बन रहा है तो अभी उसको असेंबल नहीं किया तो उसकी हम वैल्यू नहीं, फाइनल रेडीमेड जो मार्केट के अंदर बेचने के लिए रेडी है वही प्रोडक्ट को हम ध्यान में लेंगे। कॉटन हमें मिल रहा है, उसके बाद हमने क्लोथ कन्वर्ट किया, क्लोथ के अंदर हम शर्ट बना रहे हैं तो पूरा शर्ट बन जाए, उसके बाद जो उनकी वैल्यू है वही हम ध्यान में लेंगे। थर्ड पॉइंट, नेशनल इनकम इज अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मॉनिटरी वैल्यू है, नॉन मॉनिटरी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है नेशनल इनकम के अंदर, यानी उनकी मॉनिटरी वैल्यू जो है वो फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस की हम जान सकते हैं।
Second, national income is calculated after deducting the depreciation. Depreciation is a one type of लेस द वैल्यू ऑफ असेट. असेट की वैल्यू को जो लेस करेंगे वो हम डेप्रिसिएशन करेंगे. तो डेप्रिसिएशन को हम कट करेंगे. मानो कि हमने 25 लाख की कोई भी गाड़ी ली है तो उसको एक साल के बाद बेचेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं आने वाली है, 25 लाख से कम ही होगी. तो जो कम हो रही है दैट इज द डेप्रिसिएशन. तो नेशनल वैल्यू की अंदर नेशनल इनकम की वैल्यू हम जान सकते हैं तभी जब हम डेप्रिसिएशन को हम डिक्रीज करें. गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस और कंज्यूम. गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, कंज्यूम होनी चाहिए. ये 5 बात जो है वो ऊपर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर से हम जान सकते हैं. तो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है. जनरल डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन प्रोडक्शन बेस है, फिशर की एक्सपेंडिचर दैट इज कंजम्पशन है, और पीगू की जो है वो मनी बेस है यानी इनकम बेस है. अब सेकंड पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट क्या है, दोनों के बीच कौन सा डिफरेंसेस है वो हम जान रहे हैं अब. तो जनरली नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट आर कंसीडर वन एंड सिमिलर, हाउएवर दे एक्चुअली आर डिफरेंट. हमें एक्चुअली नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट एक जैसी लगती है मगर उसके ऊपर भी उसके दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस है. सबसे पहले बात करें हम नेशनल इनकम की. इनकम की बात हो रही है नेशनल की. द सम ऑफ द टोटल इनकम ऑब्टेन फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन of 4 factors of production in national product is national income. Capi, very very important, underline this in 1 marks. If you have been asked what is national income, you have to write this definition. अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है तो सबसे पहले हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की बात करें. रेंट किसे मिलता है, जो लैंडलॉर्ड है वो. वेजेस किसे मिलेगा, जो लेबर है वो. इंटरेस्ट किसे मिलेगा, जो कैपिटलिस्ट है. और प्रॉफिट किसे मिलेगा, जो इंटरप्रेन्योर है वो. तो हमारे फोर्स ऑफ फैक्टर, कोई भी इकोनॉमी अगर वो डेवलप कंट्री के, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, चीन की बात करें, कोई भी कंट्री की बात करें, ये 4 फैक्टर ही है जो प्रोडक्शन करते हैं. लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल. लैंड गेटिंग रेंट, लेबर गेटिंग वेजेस, कैपिटलिस्ट गेटिंग इंटरेस्ट एंड इंटरप्रेन्योर गेटिंग प्रॉफिट. ये जो 4 जो फैक्टर है उनको ऐसे ऐसी इनकम मिल रही है. तो ये सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो जो हमें डेटा मिलेंगे दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. दैट इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑब्टेन फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 फैक्टर दैट इज लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल. जो हमारे 4 मेन प्रोडक्शन के रोडिंग है, मेजर रोडिंग है, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर वो फ्री में नहीं दे रहे हैं. लैंडलॉर्ड है अपनी लैंड को फ्री में नहीं दे रहे, लेबर है अपना लेबर को फ्री में नहीं दे रहे, कैपिटलिस्ट भी फ्री में पैसे नहीं देने वाले, और इंटरप्रेन्योर जो दिमाग चलाते हैं वो भी फ्री में अपना दिमाग नहीं चलाएंगे. तो उन सभी को कुछ ना कुछ मिलता है इकोनॉमी के अंदर से. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सभी का हम एडिशन करेंगे. टोटल ऑफ सम ऑफ दिस ऑल दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. समझ में आ गई बात. नेशनल इनकम क्या है, जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को एक करके जो मिलते हैं डेटा वो नेशनल इनकम कहलाती है. अब नेशनल प्रोडक्ट, ध्यान रखना प्रोडक्ट की बात आ रही है. प्रोडक्ट यानी कुछ फिजिकल और नॉन फिजिकल थिंग्स, दिमाग में यही बात रखनी है. प्रोडक्ट की बात आए तो कुछ ना कुछ हमारा हाथ में हार्ड या सॉफ्ट में है, ऐसा आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए. द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन, अंडरलाइन द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन, हियर मेंशन सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन. नेशनल इनकम के अंदर द सम टोटल ऑफ इनकम, दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है आपको. ऊपर की डेफिनेशन के अंदर द सम टोटल ऑफ इनकम है और प्रोडक्शन की डेफिनेशन के अंदर द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट and services obtained by the various factors of production in various sectors. ऊपर की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा नेशनल इनकम यानी जो वेरियस कंट्रीब्यूशन है फोर्स ऑफ फैक्टर के, उनकी इनकम को हम टोटल करेंगे. यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो सम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन्ड बाय द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. जो सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो डिपार्टमेंट है हमारे वोकेशनल फील्ड के अंदर, तो वो वोकेशनल फील्ड के अंदर जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी हम बोले या एग्रीकल्चर बोले, सेकेंडरी बोले या इंडस्ट्रियल बोले, और टर्टियरी बोले या सर्विस सेक्टर बोले, तीनों सेक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन, वो भी लास्ट यानी फाइनल प्रोडक्शन जो होता है, उनको अगर हम टोटल में लेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगी हमारी. यानी एग्रीकल्चर के अंदर अगर हमने 10 लाख गेहूं बनाए,
इंडस्ट्रीज के अंदर 2 लाख ट्रैक्टर बनाए, सर्विस के अंदर हमने बैंकिंग, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया, तो ये सभी के टोटल हम करेंगे तो हमें जो डेटा मिलेंगे दैट इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट in a year. National product is goods and services produced by various firm. अलग अलग फर्म के अंदर, फर्म यानी द यूनिट वेयर द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज डन। तो नेशनल प्रोडक्ट के अंदर जो गुड्स और सर्विस की बात हो रही है उनकी फाइनल प्रोडक्ट की बात होगी। नेशनल प्रोडक्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस फर्म in a country during a year. In short, national product equal to what? Total production of agriculture plus total production of industrial प्लस टोटल प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, यानी हर एक के प्रोडक्शन का टोटल करेंगे, इससे हमें जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट। इफ अ स्टेट डज नॉट हैव interventions, no taxes and no foreign trade, no import export, the national income and the national product remains same। यानी अगर गवर्नमेंट कुछ भी अंदर इंटरफियरेंस ना करे टैक्स की या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो हमारी नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट सेम रहेगी। ड्यू टू टैक्सेस नेशनल प्रोडक्ट इज हायर देन द नेशनल इनकम। ध्यान में रखना, इफ द टैक्सेस आर इंक्लूडेड, अगर टैक्सेस अगर इंक्लूड होते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्शन होगा हमारा एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर से, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे, then due to this the taxes due to taxes national product is higher than national income। ध्यान में रखना, यानी गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस आए यानी जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, तो जो प्रोडक्शन बनेगी वो प्रोडक्शन का रेट जो है वो नेशनल इनकम से 100% हायर ही होगा। तो due to the taxes national income product is higher than the national income because price is higher than the production। ध्यान में रखना, प्राइस हायर हो जाएगी। अगर 10 रुपीज की कोई चीज मिल रही है, गवर्नमेंट उसके ऊपर 10% जीएसटी लगाते हैं, तो 10 के 10% 1 रुपीज, यानी जो उसकी प्राइस होगी वो 10 नहीं रहेगी, वो 11 हो जाएगी। सो प्राइस इज हायर देन प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर एंड ड्यू टू टैक्सेस। Besides, due to subsidy given by the government, the national product is lower than national income। ध्यान में रखना, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है तो हमारी नेशनल प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी नेशनल इनकम से, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी रही है, सब्सिडी यानी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करना, यानी 100 की चीज 90 में बेचना, तो अगर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट तो इनिशियली जो नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू इज लोअर देन नेशनल इनकम। ध्यान में रखना, यानी अगर टैक्सेस हुए तो वैल्यू प्लस होगी, अगर सब्सिडी हुई तो वैल्यू डाउन होगी, और नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम सिमिलर नहीं हो सकती। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सेक्शन ई, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान में रखना, सेक्शन ई 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। फ्लो सर्कुलर यानी सर्कुलेट, पूरा जो हमारा चक्कर है वो घूमता रहता है, कैसे घूमता रहता है पूरे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट हियर 9.3। इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज और ओपन 2 इकोनॉमी है थरली पढ़ने के लिए। The closed economy is one of the which there is no role of foreign trade। very 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 important। closed economy यानी close, बंद, सब कुछ बंद, मगर क्या बंद? गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस बंद, दैट इज फाइनल। तो क्लोज इकोनॉमी इज वन ऑफ द one is which there is no role of foreign trade। फॉरेन ट्रेड यानी गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देगी, क्लोज कर देगी, हमें बाहर से कोई चीज नहीं चाहिए, हम यहाँ से कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लोज, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ क्लोज इकोनॉमी। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ट्रेड होगी। इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या हो सकता है? इंटरनल ट्रेड के अंदर सबसे पहले हम अगर गुजरात में है तो गुजरात से राजस्थान तक, गुजरात से महाराष्ट्र तक, गुजरात से, यानी अलग अलग इंटरनल स्टेट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकेगा, मगर बाहर के जो ग्लोबली हम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जो करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो करते हैं, वो क्लोज होगा। यानी क्लोज इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज नो रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सच इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्री के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नो गुड्स, सर्विस and factors of the production are exported and no goods, service and factor production is imported in such country। यानी हमारे जो फोर्स ऑफ फैक्टर है वो भी बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा, that is our closed economy।
Closed economy is the self-dependence and self-reliant, whereas in open economy, foreign trade play an important role. यानी क्लोज इकोनॉमी के अंदर सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट की बात हो रही है, मगर ओपन इकोनॉमी टोटली डिफरेंट देन दिस, बिकॉज इन ओपन इकोनॉमी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं. सम वर्क्स आर डन बाय गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी हैज इंपोर्ट एक्सपोर्ट relations with the other countries. However, we will discuss circular flow of national income in terms of closed economy. ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या है वो बात हमें जानने नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन के लिए बराबर है कि अगर हम बाहर की कंट्री के साथ ग्लोबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो वो ओपन इकोनॉमी कहलाते हैं. मगर इस चैप्टर के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर जो पॉइंट है उसके अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन क्लोज इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी की डेफिनेशन आपके दिमाग में सेटअप होनी चाहिए कि जहां पे इकोनॉमी के अंदर कोई भी अगर अपना डेफिनेशन अपने ट्रेड बाहर की कंट्री के साथ नहीं करते, जो भी बनाते हैं इंडिया में, इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट की बात होती है, तो उसके अंदर ही फ्लो कैसे सर्कुलेट होता है उसकी हम बात करेंगे. ओपन इकोनॉमी में हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि सिलेबस बाहर की बात है. ओपन इकोनॉमी सिर्फ डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी, ग्लोबली बात होगी, तो वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है वो हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ क्लोज इकोनॉमी का ही डिस्कस करना है. 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर वी विल डिवाइड इनकम इनटू 2 मेजर फैक्टर्स. Understand to this we have to going to field of business firms and owner of factors of production, purchase necessary of factors of production, capital and labor from the family's production process and use of these things. यानी अगर हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को ध्यान में रखना है, टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमें ये 3 बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर. वी विल डिवाइड इकोनॉमी इनटू 2 मेजर सेक्टर्स. हमें इकोनॉमी को 2 सेक्टर के अंदर, 2 फील्ड के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा. पहला है द बिजनेस फॉर्म एंड ऑनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये 2 के अंदर हमें डिवाइड करना है. सबसे पहले 2 बातें ध्यान में रखनी है, द बिजनेस फॉर्म एंड ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. परचेस नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर फ्रॉम द फैमिलीज प्रोडक्शन प्रोसेस एंड यूज देम फॉर प्रोडक्शन. तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. Thus, the factors of the production reach to firms through families. For using the factors, firm pay rent, interest, wages, and profit income to the owner of the factors of production or families. Thus, the flow of money firstly goes to the families from the firm. ये आपके सामने 9.1 सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो दिख रहा है उसके अंदर जो भी बातें हो रही है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारा फ्लो जो है वो कहां से कहां जा रहा है. सबसे पहले द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर कैपिटल रीच टू द फर्म. जो प्रोडक्शन करते हैं वहां जाते हैं, वो लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर कैपिटल वहां पहुंच जाते हैं. थ्रू फैमिलीज फॉर यूजिंग द फैक्टर्स, फर्म पेज यानी जो प्रोडक्शन यूनिट वाले हैं वो पे करेंगे क्या, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट टू द ऑनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फैमिली. तो फैमिली या जो प्रोडक्शन करने वाले मेंबर है उनको प्रोडक्शन करने के लिए एक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे करेगी. सबसे पहले ये बात होगी. यानी मानो कि एक शॉप के अंदर शॉपकीपर अगर बेच रहा है कोई भी कॉमोडिटी, तो सबसे पहले उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा. प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर कैपिटल होने चाहिए. वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर कब आएंगे, जब उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा. रिवॉर्ड्स यानी रेंट, वेजीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. अगर ये सब अगर उनको देंगे तो प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट होगा. तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्रोडक्ट एनी कॉमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज. अगर गुड्स एंड सर्विस वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 100% गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए. पैसे अगर नहीं देंगे तो वो करने वाले नहीं है. तो प्रोडक्शन करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे. तो पहले जो इनकम थी प्रोडक्शन करने के लिए वो फैमिली के पास थी, फर्म के पास थी.
तो फर्म की इनकम कहाँ जा रही है? फैमिली के पास। फैमिली दैट इज द लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल, उनके पास जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो प्रोडक्शन करने के लिए फर्म के अंदर आ रहे हैं, यानी प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ उनको इनकम भी मिल रही है। नाउ नेक्स्ट, a firm produce goods and services with the help of these factors and puts them in the market for the selling them. अब जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन होने के बाद वो प्रोडक्शन मैनेजर या वो फर्म अपने पूरी कॉमोडिटी को मार्केट में ले जाएंगे, मार्केट में बेचने के लिए वो प्रोडक्शन ले जाएंगे, यानी जो प्रोडक्शन हुआ है वो उनकी इनकम अर्न करने के लिए मार्केट के अंदर वो सभी प्रोडक्शन ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट ऑफ मोबाइल किसी लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल ने बनाए हैं, तो 10 यूनिट बनाने के लिए जो उनको खर्च करना पड़ेगा, वो खर्च रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट से उन सभी जो फोर्स ऑफ फैक्टर उनको मिल जाएंगे। यानी फर्म की जो एक्सपेंडिचर है वो फैमिली के लिए इनकम बन जाती है। फैमिली के लिए यानी लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल जो वर्क करते हैं, प्रोडक्शन कर दिया उन्होंने, फर्म ने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर से जो भी प्रोड्यूसर है उन्होंने पैसे किसको दे दिए? लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल को। अब अ फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर्स एंड पुट्स देम इन द मार्केट। मार्केट में सेलिंग बेस पे वो सभी 10 मोबाइल उन्होंने रख दिए। द फैमिली परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट, द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कम्स टू द फैमिली फ्रॉम द फर्म। ध्यान में रखना, अब जो प्रोडक्शन हुआ है मोबाइल का, वो लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटलिस्ट जो पूरी इकोनॉमी के अंदर है वो परचेस करने के लिए मार्केट में आएंगे, क्योंकि मार्केट में अब जो भी प्रोडक्शन है वो आ गई है। अब उनको परचेस करने की जिम्मेदारी लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल की है, वो ले लेंगे। तो यहाँ पे जो 10 मोबाइल परचेस प्रोडक्शन हुआ था जो मार्केट में आ गया है, पहले प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन कब हुआ? जब उनको इनकम मिली। किनको? जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल को। तो चारों को इनकम मिल गई। अब चारों को इनकम मिलने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ है उनको परचेस करने के लिए वो चारों लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल वो मार्केट में आएंगे। जो मोबाइल 10 बनाए वो 10 मोबाइल को परचेस करेंगे। अब क्या हुआ? जो फैमिली के पास, फैमिली यानी लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल, उनके पास जो इनकम थी वो इनकम कहाँ चली गई? पूरी जो फर्म के पास जो प्रोडक्शन यूनिट थी, जो प्रोड्यूसर था, उसके पास में इनकम चली गई। सो दैट हियर राइट, the families purchase goods and services from market, thus the flow of goods and services comes to families from firm। फर्म के हाथ में अब फैमिली के जो इनकम, वो उन्होंने प्रोडक्शन को परचेस किया, तो परचेस करते हुए उन्होंने पैसे अपने जेब में से किसको दिए? फर्म ने, फर्म को। टू फैमिलीज फ्रॉम फर्म। फाइनलाइज, फैमिलीज पे मनी टू फर्म फॉर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब उन लोगों के लिए एक्सपेंडिचर हो गया है। किसके लिए? लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल के लिए। वो चारों ने जो खर्च किया है वो खर्च जो है वो फर्म की इनकम बन गई, फैमिली के एक्सपेंडिचर बन गए। अब जो एक्सपेंडिचर किए वो एक्सपेंडिचर से फर्म या प्रोड्यूसर क्या करने वाले हैं? जो भी उनके पास पैसे आए उनसे रिप्रोडक्शन करेंगे। जो मार्केट के अंदर उन्होंने डाल दिए है, मार्केट में सभी प्रोडक्शन बिक गई है, तो अब उनका रोल क्या है? उनका रोल क्या है कि दूसरा प्रोडक्शन करना है। दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू कॉल टू लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल। उन सभी को बुलाना पड़ेगा। वो सभी कब आएंगे? जब उनको पैसे मिलेंगे। उन्होंने उनके पैसे दे दिए तो क्या स्टार्ट हो गया? प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, दूसरी तरफ रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की इनकम हुई लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल को। यानी एक तरह से फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर से इनकम जनरेट हो रही है। अब वो प्रोडक्शन वो बनाएंगे, बनाने के बाद फिर से वो मार्केट में रखेंगे। मार्केट में रखेंगे किसके लिए? जो इकोनॉमी के अंदर लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल है, उनको वो चारों को 100% वो पैसे खर्च करने के लिए इनकम थ्रू मिल गए हैं। अब प्रोडक्शन जो बन गई है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फिर से वो चारों लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल मार्केट में से परचेस करेंगे। परचेस करने के बाद जो भी खर्च करेंगे वो एक्सपेंडिचर है उन लोगों का। फर्म के लिए इनकम है, प्रोडक्शन यूनिट के लिए इनकम है, मगर फैमिली के लिए वो क्या बन गई? एक्सपेंडिचर। यानी यहाँ पे 3 मेन रोल है। एक, प्रोडक्शन किया, करने के बाद उनको वेजिस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला उनको, यानी लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल को, यानी फैमिली को। फर्म के लिए वो खर्च है, फैमिली के लिए इनकम है, मगर वो खर्च करेगी तो ही प्रोडक्शन होगा। कोई मुफ्त में कोई लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर कैपिटल काम करने वाले नहीं है। तो वो जो रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट उनको मिल रहा है वो फैमिली की इनकम बन गई और फर्म के लिए एक्सपेंडिचर बना।
और फर्म ने वो एक्सपेंडिचर करके क्या किया, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन किसके लिए किया, मार्केट में बेचने के लिए। अब मार्केट में बेचने से क्या होगा, फर्म की इनकम बन जाएगी, और फैमिली के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर। फिर से वो पूरा मार्केट के अंदर वो बेच देते हैं, तो उनके पास जो भी बेचने के बाद, उनके बाद यानी फर्म के पास जो भी इनकम आती है, उनसे वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वो लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल को बुलाएंगे, फिर से उनको रेंट वेजिस प्रॉफिट इंटरेस्ट देंगे, वहां फिर से प्रोडक्शन प्रोसीजर होगी, प्रोडक्शन होगा, फिर से वो मार्केट के अंदर वो सभी प्रोडक्ट वो यानी प्रोड्यूसर फिर से मार्केट के अंदर फर्म जो है वो पैसे अर्न करने के लिए मार्केट में बेचेगी। जो लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल ने बनाई है वो फिर से खर्च करेंगे, खर्च करने के बाद इनकम जो फैमिली के पास थी वो किसके पास चली जाएगी, फर्म के पास। तो फर्म फिर से अपने प्रोडक्शन करवाने के लिए फिर से इन चारों को बुलाएंगे, लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल को, और प्रोडक्शन करवाएंगे, उनको इनकम देंगे। इनकम से 100% वो फिर से खर्च करने के लिए मार्केट में जो प्रोडक्शन बनी है वो परचेस करेंगे। तो ये चारों जो प्रोसीजर है, चारों ने जो प्रोसीजर की, लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल ने प्रोडक्शन किया, इनकम अर्न की, एक्सपेंडिचर किया, फिर से रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद फिर से इनकम, फिर से एक्सपेंडिचर, ये पूरा सर्कुलर ऐसे चलता रहता है। ये जो सर्कुलर है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन क्लोज इकोनॉमी, ध्यान में रखना। सो फैमिलीज पे मनी टू फर्म for repurchase goods and services, then this circular flow of income is going on and on and on. Measure by 3 types: प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे प्रोडक्शन यानी जो फर्म प्रोडक्शन करवा रहे हैं, इनकम यानी जो रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट उनको मिल रहा है वो, और एक्सपेंडिचर यानी प्रोडक्शन बनने के बाद जो लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल मार्केट में जाके उनको परचेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, उन लोगों का बन जाएगा। द फ्लो फ्रॉम फैमिलीज टू फर्म एंड फ्रॉम फर्म टू फैमिलीज, वेयर द गुड्स फ्लो good flow from firm to families and payment flow from families to firm. However, it must be remembered that it is closed economy. In fact, there is open economy in which the government has a play important role. Economy shows saving and has to existence of import export. The circular flow can be explained on the basis of market in the such economy too. ओपन इकोनॉमी के अंदर भी ये सर्कुलर हो रहा है, मगर वो सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम सिर्फ क्लोज इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, प्रोडक्शन कर रहे हैं किससे, लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल से। वो कब करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, उनके हाथ में पैसे आ गए, प्रोडक्शन हो गया, फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन को मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में बेचेंगे तो कौन परचेस करने वाले हैं, लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल, वो परचेस करेंगे, डेट मीन्स उनका एक्सपेंडिचर, मगर फैमिली का एक्सपेंडिचर फर्म की क्या बन गई, इनकम। वो इनकम जो फर्म ने अर्न की उनसे क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल को बुलाना पड़ेगा, वो वहां आके कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उनको इनकम मिलेगी, वो इनकम से फिर से जो प्रोडक्शन हुआ है मार्केट में जाके परचेस करेंगे। तो ऐसे पूरा सर्कुलर फ्लो क्लोज इकोनॉमी के अंदर वर्क करता है। Now, important concept of national income, very, very, very important in section B or in section C. Gross domestic product. Explain in detail gross domestic product in section D or section C. Very, very important concept. GDP. ध्यान में रखना, GDP जो है वही आपके न्यूज़पेपर के अंदर बार बार ये वर्ड आता होगा। तो अब जीडीपी क्या है वो आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर कॉमर्स लाइन ली है तो इकोनॉमिक्स आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे अपनी कैरियर को। तो जीडीपी इज द लाइव टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जीडीपी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, उनके इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन सी बातें ध्यान में लेनी है, कौन कौन सी बातें ध्यान में नहीं लेनी है, वो सभी डिस्कशन हम करेंगे। यू मार्क इट इंपॉर्टेंट दिस वन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम दैट इज इन 9.4.1 इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस टोटल, डोमेस्टिक यानी घरेलू, प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्शन होता है वो। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई रिपीट अगेन, GDP stand for gross domestic product. Gross domestic product is the short form of GDP. So there are many concepts of national income, among which the concept of the gross domestic product is an important concept. काफी important concept है। The market value of the goods and services produced by the citizen of a country and foreign citizen within a country's limit
इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दो बात बताई गई है, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, the market value of goods and services produced by citizen of a country, produced by citizen of a country, यानी किसी देश के नागरिक ने जो भी प्रोडक्शन या सर्विस, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया है, एंड फॉरेन सिटीजन विद इन अ कंट्री, यानी बाहर वाले गोरे लोग इंडिया की बाउंड्री के अंदर आके कुछ कर जाते हैं, तो वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ध्यान में रखना, जीडीपी का मतलब क्या है। There are many concepts of national income, among which the concept of GDP is an important concept. The market value, यहाँ पे ध्यान में रखना, जो भी प्रोडक्शन होगा, 10 पेन बनाई 2 रुपीज के हिसाब से, 10 इंटू 2 20 रुपीज जीडीपी बन गई। 5000 मोबाइल बनाए 100 रुपीज के हिसाब से खिलौने के, तो 5000 इंटू 100 वो भी प्रोडक्शन होगा, जीडीपी होगा। 3000 पंखे बनाए हमने 300 के हिसाब से, 3000 इंटू 300 दैट इज जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या, द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू यानी मार्केट में कौन से प्राइस में मिल रहा है। अगर 5000 बुक हमने प्रोडक्शन की, उसकी वैल्यू 30 है, तो 5000 इंटू 30 दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन, हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्होंने अपने कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन की है उनको मार्केट वैल्यू के साथ इवेल्यूएट करे। और इफ एंड फॉरेन सिटीजन यानी गोरे विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान में बात आ गई होगी कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कंट्री के अंदर ही, कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही इंडियन सिटीजन अगर जो भी प्रोडक्शन करेंगे या सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे, उनको मार्केट वैल्यू से इवेल्यूएट करेंगे, या किसी बाहर के कंट्री वाले एनआरआई पर्सन है जो बाहर से इंडिया के अंदर आए हैं और इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो करेंगे, उनकी जो फाइनल वैल्यू होगी उनको हम बोलेंगे जीडीपी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, in gross domestic product, the final product of goods produced within the country's limit boundary by the native and the foreign citizen or by nature, crude oils are the considered। ध्यान में रखना, in gross domestic product, the final product or goods produced within a country's limit or boundary by native and foreign citizen or by nature are considered। ध्यान में रखना, इंडिया के अंदर ही, इंडिया की लिमिट के अंदर ही, यानी इंडिया की बाउंड्री जहां एंड होती है उनके अंदर ही इंडियन या फॉरेनर्स यहां आके जो भी प्रोडक्शन करेंगे, उनकी फाइनल प्रोडक्ट को हम कंसीडर करेंगे जीडीपी के अंदर। सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द बाउंड्री ऑफ कंट्री इन विच, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू the boundary of a country in which the production by citizens of a country in foreign country or the income generated by the citizen of a country from foreign country are not considered। ध्यान में रखना, कौन सी बात हम ध्यान में नहीं लेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द बाउंड्री ऑफ इकोनॉमी, बाउंड्री ऑफ कंट्री इन विच, हमारी लिमिट के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर, हमारे हद के अंदर, हमारे सीमा के अंदर, द प्रोडक्शन बाय सिटीजन ऑफ ए कंट्री, इंडियन के जो सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, उन्होंने प्रोडक्शन किया है, इन विच द प्रोडक्शन बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, अगर इंडियन इकोनॉमी के जो भी सिटीजन है उन्होंने अगर फॉरेन कंट्री में कुछ किया है, इंडिया की बाउंड्री में नहीं किया है, इंडियन ही, मगर उन्होंने बाहर की कंट्री में कुछ किया है, और इनकम जनरेट बाय द सिटीजन ऑफ ए कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री आर नॉट कंसीडर। इंडिया के अंदर ही, इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। इंडियन पब्लिक अगर बाहर जगह कुछ प्रोडक्शन करती है या इनकम एर्न करती है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। ध्यान में रखना, जीडीपी के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि अगर इंडियन बाहर जगह कुछ करे, फॉरेनर बाहर जगह कुछ अर्न करे और इंडिया में आए, इट्स नॉट पार्ट ऑफ, वी मस्ट इन बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए, तो ही जीडीपी कहलाती है। फॉर इकोनॉमिकल कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज एंड टू शो द प्रोग्रेस ऑफ एन इकोनॉमी, द डायग्राम ऑफ जीडीपी आर यूज्ड इन प्रैक्टिस।
यानी कोई भी कंपैरिजन करना चाहते हैं, इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ रही है, कितनी पीछे है, स्टेगमेंट एरिया के अंदर है या काफी तरक्की कर रही है, तो देखने के लिए कौन सा मेजरिंग रोड है, वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9.4.2 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नेट डोमेस्टिक ध्यान में रखना, यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा है और नीचे भी एक है नेट प्रोडक्ट, वो है नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी अलग है और एनडीपी अलग है, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। और नीचे आप देख सकते हो 9.4.4 के अंदर नेट नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक है। दोनों के अंदर सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का ही फर्क है, मगर दोनों की डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो यू विल गेट 1 मार्क्स इन सेक्शन बी। आपको पूछा जा सकता है कि गिव द फॉर्मूला ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट and give the formula of net national product, or give the differences between net domestic product and net national product. So very important this concept here. During the process of the production, depreciation occur due to use of capital and factors of production like machinery, building, equipment, etc. After some times, these factors of production become useless and they need to be replaced. Sometimes capital factors are changed with the change in the technology. Thus, during the process of production, when the depreciation of factors is deducted, very important, when the depreciation of the factors is deducted from the gross domestic product, that is GDP, when the depreciation of the factors is deducted from the gross domestic product, we get the net domestic product. Very important, it is called NDP. it is net domestic product. net domestic product यानी GDP के अंदर से अगर हम depreciation को लेस करेंगे और जो हमें वैल्यू मिलेगी, that is called NDP. So formula of NDP, that is GDP minus depreciation. depreciation उसको अगर हम दूसरे हिसाब से बोले तो जो भी प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल की यूज होती है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, ऐसे जो एसेट है, जो एसेट के ऊपर कुछ ना कुछ उनको मरम्मत करनी पड़ती है या वो रिप्लेस करना पड़ता है या लॉन्ग टाइम उनकी जगह हम दूसरे इक्विपमेंट को यूज करते हैं, तो वो जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। अगर हमने 35-50 लाख के अगर कोई घर प्रोडक्शन के लिए रखे हैं या फैक्ट्री ली है, तो उस फैक्ट्री का वैल्यू जो है, उनके अंदर प्लांट मशीनरी है, उनकी जो वैल्यू है वो 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद कम होगी। तो जो कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वी नीड टू डिडक्टेड अवर डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए। जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो फोर्स ऑफ फैक्टर इंडियन है या बाहर वाले इंडिया में आके जो कुछ भी करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू से जो इवैल्यूएट हो, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, सर्विस सेक्टर के भारत की सीमा के अंदर यानी बाउंड्री ऑफ इंडियन कंट्री, चाहे वो इंडियन पीपल करे या बाहर के लोग यहाँ आके कुछ ना कुछ करे, उन सभी का जो प्रोडक्शन को मार्केट वैल्यू से इवैल्यूएट करेंगे वो जीडीपी बन गया। और वो जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, दैट वी कैन फाइंड आउट एनडीपी। सो फॉर्मूला इज वेरी क्लियर हियर। एनडीपी इक्वल टू व्हाट? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आपको 1 मार्क्स के सेक्शन 1 के अंदर भी पूछा जाता है, जीडीपी माइनस डैश इक्वल टू एनडीपी, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू व्हाट? दैट इज कॉल्ड एनडीपी। और डैश माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ग्रॉस नेशनल, हियर मेंशन नेशनल नॉट डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यानी घरेलू। जब भी डोमेस्टिक की बात आए, घर की बात सोचना, घर की यानी विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडियन कंट्री। अब नेशनल की बात आ रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन डन बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री एंड फॉरेन सिटीजन विद इन अ बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो हम जानते हैं कि इंडिया वाले हमारे कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो करेंगे या बाहर के गोरे लोग यहाँ आके जो कुछ भी करेंगे, उन सभी को हम जीडीपी के हिसाब से जानते हैं। while the sum of the value of the citizen of a country produced in a year is GNP. Keep in mind that very important concept of GNP here. While
the sum of the value of citizen of a country produced in a year is GNP, sorry, whereas the production done by the citizen of a country within a country on in foreign country is not important here, but the production should be done by the citizen of our country. The monetary value of the goods and services produced by the citizen of a country in a year is called GNP. काफी important definition है, 2 बार मैं पढ़ रहा हूं, आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। द प्रोडक्शन डन बाय सिटीजन, यानी सिटीजन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के जो भी सिटीजन है वो कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं विद इन अ कंट्री, हमारे देश के अंदर करते हैं ऑन इन फॉरेन कंट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे करते हैं या बाहर करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द प्रोडक्शन शुड बी डन बाय द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के जो सिटीजन, हमारे देश के जो नागरिक है, हमारे देश के जो सिटीजन है, वो इंडिया के अंदर को भी प्रोडक्शन करे या फॉरेन कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन करे, वो प्रोडक्शन जीएनपी का पार्ट बनती है। द मॉनिटरी वैल्यू, इंडिया के अंदर अगर उन्होंने लैपटॉप बनाया है, बाहर जाके उन्होंने लैपटॉप बनाया है, वो मायने नहीं रखते, मगर इंडियन सिटीजन ने ये सब कुछ किया होना चाहिए। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड जीएनपी। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? इन जीएनपी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर इज कंसिडर्ड, पूरे करंट ईयर का ही कंसिडर होगा जीएनपी के अंदर। द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट कंसिडर, लास्ट ईयर में अगर 10 मोबाइल बनाए हैं, 10 लैपटॉप बनाए हैं, तो वो लास्ट ईयर के काउंटिंग में आ गए, उसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ पर्टिकुलर करंट ईयर में कितने लैपटॉप कंप्यूटर बने, कितने मोबाइल बने, वही हम ध्यान में लेंगे जीएनपी के अंदर। सेकंड, इन जीडीपी द इनकम ऑफ द सिटीजन लिविंग इन द फॉरेन कंट्री इज एडेड एंड द इनकम ऑफ द फॉरेन सिटीजन लिविंग इज इन द कंट्रीज डायरेक्टली। कीप इन माइंड दैट जीडीपी के अंदर हमने क्या किया है, इनकम ऑफ द सिटीजन लिविंग इन द फॉरेन कंट्री इज एडेड। फॉरेन कंट्री के अंदर जो रहते हैं इंडियन सिटीजन, वो जो कुछ भी करते हैं इंडिया की बाउंड्री के अंदर वो ऐड करते हैं, और इनकम ऑफ द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन द कंट्री इज डिडक्टेड, जो बाहर वाले इंडिया के अंदर रहते हैं उनकी जो भी इनकम होती है वो हम डिडक्ट करते हैं। जीएनपी इक्वल टू व्हाट? That is GDP plus net income obtained from the foreign countries. Keep in mind that what is GNP formula? GNP equal to what? GDP plus net income. Net income, what is net income? Net income, that means import minus export. Import minus export means the total income from foreign country. Foreign country से income हम कब ला सकते हैं? जब हमारी goods production को हम बाहर करते हैं, बाहर export करते हैं, तो हमें income मिलती है। That is total income from फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री की जो इनकम है उनमें से हम किसको लेस करेंगे? द पेमेंट टू द फॉरेन कंट्रीज। यहाँ से अगर हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के गुड्स और सर्विसेज को, तो हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं, तो इंपोर्ट की जो पेमेंट है वो लेस करेंगे नेट इनकम के अंदर, और जो भी इनकम होगी वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। नाउ मोस्टली द डायग्राम ऑफ जीएनपी आर यूज्ड टू प्रैक्टिसेस। ध्यान में रखना, जीएनपी कंपैरिजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। So it is very important that mostly the diagram of the GNP are used in practices. Now GDP and GNP are clear here. GDP, that is domestic product within a country, within a citizen of India, and it is not considered the outside production in other than our country. And in GNP, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ या बाहर हुआ है, मगर इंडियन सिटीजन ने जो कुछ भी किया है वो हम ऐड करेंगे। दूसरा, फॉरेन कंट्री के जो भी पेमेंट है उनको हम लेस करेंगे फॉरेन कंट्री की इनकम से, और जो नेट होगा वो जीडीपी के अंदर ऐड करेंगे। दैट मींस जीडीपी एंड जीएनपी आर वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। जीएनपी कंपैरिजन बेस नहीं है, जीडीपी कंपैरिजन बेस है। कोई भी कंट्री का अगर प्रोडक्शन अच्छा है, बुरा है, अच्छा है उनका इकोनॉमी हेल्थ, तो जीडीपी से हम नाप सकते हैं, क्योंकि जीएनपी के अंदर क्या है, जीडीपी के अंदर एंड नेट इनकम भी हम ऐड कर रहे हैं। फॉरेन कंट्री के अंदर जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है और फॉरेन वाले ने इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया है, तो दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस है जो होने चाहिए वो हम ऐड करते हैं जीडीपी के अंदर। तो मोस्टली दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऊपर मैंने बोला था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट दोनों अलग है। डोमेस्टिक के अंदर डोमेस्टिक में से डेप्रिसिएशन बात करते हैं, तो नेट नेशनल के अंदर जीएनपी में से नेशनल डेप्रिसिएशन को बात करेंगे। ध्यान में रखना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, मशीन्स, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकर एंड देयर वैल्यू डिक्रीजेस, व्हिच इज कॉल्ड capital depreciation. Very important. The definition of capital depreciation is that during the process of the production the depreciation of the factors
of production, machines, building and equipment occur and their values decreases, which is called capital depreciation. To find out the net national production, the amount of depreciation deducted, very important, national product of amount is depreciation is deducted from the gross national product, यानी जीएनपी. ऊपर जीएनपी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए कि जीएनपी के अंदर क्या है. तो जीडीपी के अंदर हम नेट इनकम जो आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेस करके, उन जीएनपी के अंदर से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, सो आफ्टर डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट. यानी डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे जीएनपी में से तो हमें एनएनपी मिलेगी, और जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो एनडीपी मिलेगी. यहाँ पे आप देख सकते हो, जो जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन हम लेस करें तो एनडीपी मिल सकती है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और अगर एनएनपी में से यानी जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे तो हमें एनएनपी मिल सकती है. तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी और जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी. सो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज एनएनपी, और एनएनपी इक्वल टू व्हाट, दैट इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एंड जीडीपी दैट इज व्हाट, एनडीपी दैट इज व्हाट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. दोनों के अंदर से डेप्रिसिएशन ही लेस करते हैं. अगर एनएनपी है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, अगर एनडीपी है तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. नाउ per capita income, very important and very easy. You all have know what per capita income is. It is from the concept of standard 10 also. National income is a characteristic of economic growth. Similarly, the per capita income is a characteristic of the national development. Generally, we get the per capita income of a year by dividing the total national income of a country by the population of our country. Here very important for section E, give the definition or what is the formula of per capita income. So per capita income, that is gross national income by total population. Very important in section B or in section A. टोटल इन नेशनल इनकम को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, जो हमें डेटा मिलेगी दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम इक्वल टू व्हाट, ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई डिवाइडेड बाय टीपी, टोटल प्रोडक्शन. ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू व्हाट, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर 60,000 करोड़ अगर नेशनल इनकम है और 2 करोड़ अगर हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो डिवीजन करेंगे 60,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़, दैट इज कॉल्ड 30,000. तो 30,000 इज वन टाइप ऑफ एवरेज पर कैपिटा इनकम. If the per capita income is calculated with the measurement of the national income at the price of current year, it is called current price per capita income. अगर current year की price से अगर हम per capita income को count करेंगे तो वो current price per capita income होगी. And if calculated by the national income at the fixed price or the base year price, it is called fixed price per capita income. यानी अगर हम किसी एक ईयर की प्राइस को ध्यान में रख के उनके साथ अगर हम ये सभी काउंट करें तो वो बन जाएगी फिक्स पर कैपिटा इनकम. इंपॉर्टेंट फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर कैपिटा इनकम डिक्रीजेस इफ द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज हायर. अगर आम जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो हमारा 100% पर कैपिटा इनकम कम होता जाएगा. अगर एक किसी फैमिली के अंदर 10,000 की इनकम है, 5 मेंबर है, तो 10,000 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 2,000 मिलते जाएंगे. मगर उसी फैमिली के अंदर नंबर बढ़ गए, 5 से 10 हो गए मेंबर, तो 10,000 बाय 10 दैट इज कॉल्ड 1,000. जो पहले 2,000 ले रहे थे अब 1,000 ले रहे. सिमिलर हियर, अगर पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो देयर इज अ डिक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम. सेकंड, द पर कैपिटा इनकम इज एन एवरेज मेजर. वो एवरेज है, वो एवरेज मेजरमेंट है. नेशनल इनकम की जो मेजरमेंट है वो एवरेज है. पर कैपिटा इनकम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम. वो पर कैपिटा इनकम ऐसा नहीं है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी इनकम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम भी चेंज होगी. नहीं, पर कैपिटा इनकम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां हो रही है उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम भी चेंज होगी. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ ट्रू क्राइटेरियन इन द इनइक्वालिटी और इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस. ये परफेक्ट नहीं है, वो एक एवरेज है जिससे हम अच्छी तरह से पता नहीं कर सकते कि कंट्री की प्रोग्रेस क्या है. द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री प्रोग्रेस इज नॉट अ नेशनल इनकम बट पर कैपिटा इनकम. यूएनओ
also uses diagram of per capita income along with the diagram of national income while comparing the progress of two country की comparison के लिए यूएनओ ने भी एक्सेप्ट किया है per capita income का concept. The comparison of two countries can be done बाय देयर पर कैपिटा इनकम. दो कंट्री की भी अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कौन कितने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी तरह से जी रहा है तो वो पर कैपिटा इनकम से हम जान सकते हैं. पर कैपिटा इनकम इनेबल द अजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्री ऑफ सिटीजन. अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी है, आपको पहले 10,000 मिल रहे थे, अब 20,000 मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स आप अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं. उसके साथ साथ आप लग्जरियस कॉमोडिटी भी परचेस कर सकते हैं. तो ये आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है. दैट इज द मेजरमेंट रोल. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम. काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए. कैसे हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे. हमने आगे बहुत सारी डेफिनेशन हमने देखी है नेशनल इनकम की. प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से प्रोफेसर मार्शल ने दी थी. प्रोडक्शन मेथड की डेफिनेशन आइवरी फिशर ने इनकम की दी थी और एक्सपेंडिचर की पिगो ने दी थी. तो ये तीनों डेफिनेशन अलग अलग हो रही है, उनके हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं. तो सेक्शन ई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के मेजरमेंट को काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है. सबसे पहले उनकी प्रोडक्शन, उनकी तीन बेसिकली मेथड है. देयर आर 3 बेसिकली मेथड. आई रिपीट अगेन, 3 मेथड है. प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर. नेशनल इनकम को काउंट करने की, कैलकुलेट करने की कितनी मेथड है? 3 मेथड. कौन कौन सी? प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. रिपीट अगेन, हाउ मेनी मेथड फॉर द कैलकुलेट नेशनल इनकम? तो हाउ मेनी? दैट इज 3. विच आर दे? दैट इज फर्स्ट प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर. ध्यान में रखना, प्रोडक्शन होगा तो हम प्रोडक्शन को बेच सकेंगे, बेचने से इनकम होगी. इनकम कब हो सकती है? सामने वाले अगर एक्सपेंडिचर करे तो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. 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 देयर आर 3 मेथड. कीप इन माइंड दैट. सेट अप दिस ऑल. प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम. प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम. प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर. दैट इज कॉल्ड PIE. पाई याद रखने आपको. अगर मेजरिंग नेशनल इनकम के कौन से 3 पॉइंट है याद नहीं रहते तो PIE, पाई यानी P प्रोडक्शन, I इनकम, E एक्सपेंडिचर. सबसे पहली बात करते प्रोडक्शन मेथड की. प्रोडक्शन मेथड क्या है, कैसे हम उनको काउंट करेंगे? दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल. मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बोला था कि मॉनिटरी वैल्यू जो फिनिश गुड्स है, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी फाइनल प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट के वैल्यू से इवेल्यूट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो वो जो भी होगा, द सम ऑफ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज इज द नेशनल इनकम. फाइंड आउट प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, देन इट इज मल्टीप्लाई विद द मार्केट प्राइस. अगर 10,000 यूनिट हमने बनाए हैं पेन, और पेन की वैल्यू अगर 2 रुपीज है, 10,000 इंटू 2, 20,000. इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन मेथड. दिस मनी वैल्यू इज अ नेशनल इनकम. तो ये बात बताई गई थी प्रोफेसर मार्शल के डेफिनेशन के अंदर. उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्रीज एरिया, एग्रीकल्चर एरिया और सर्विस सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनको अगर मार्केट वैल्यू के साथ इवेल्यूट करेंगे और जो वैल्यू अगर हमें मिलेगी, दैट इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम. तो ये बात हुई प्रोडक्शन मेथड की. अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय द कीपिंग इन द माइंड ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. जो हम कैलकुलेशन करेंगे, उनकी काउंट करेंगे, उनके अंदर ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन द डिफरेंट सेक्टर्स. अलग अलग सेक्टर की जो क्लासिफिकेशन इकोनॉमी की, वो हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी. दैट इज द इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, माइंस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन. ये सभी सेक्टर जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो हमारे मेन प्रोडक्शन रोड है, अच्छी तरह से वहां से प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन सभी सेक्टर को ध्यान में लेने पड़ेंगे. उनके अंदर मेन 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस के साथ साथ कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स, ये सभी हमें ध्यान में लेने पड़ेंगे. सेकंड, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस गुड्स
in various part of economy only finished goods। हमें ध्यान में लेना है जब प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम की अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कौन सी प्रोडक्ट को ध्यान में लेना है, कौन सी सर्विस को ध्यान में लेना है, बराबर ध्यान में रखना है हमें। तो फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट अलाउड टू कैलकुलेट। अगर आपके कॉटन में से अगर क्लोथ बने हैं, क्लोथ में से अगर आपके शर्ट बन रहे हैं, जीन्स बन रहे हैं, तो उनको इंटरमीडिएट गुड्स कॉटन और क्लोथ को काउंटिंग में नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गुड्स वो हमें ध्यान में लेना है। सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, द सर्विस ऑफ द हाउसहोल्ड वर्क of a housewife is not sold in the market, therefore its monetary value cannot be measured, thus it is not considered as a national income। national income के अंदर हाउसवाइफ के जो रोल है, उनके जो प्रोडक्शन है वो हम इवेल्यूट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, so that they cannot included in the monetary value of the national income। ये तीन बातें हमें ध्यान में लेनी है। उसके साथ बाकी की चार बातें पेज नंबर 99 के ऊपर है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ कंजम्पशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो गुड्स और प्रोडक्शन जो बनाते हैं अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के अंदर ले रहे हैं तो उनको हम ध्यान में नहीं लेंगे। एक्सेप्शन आर देयर, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट, सो इट्स मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड एंड देयरफॉर इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ नेशनल इनकम। एज एन एक्सेप्शन आर देयर, फूड ग्रेन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ ए फार्मर इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज ए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर जो फार्मर अपने फील्ड के अंदर गेहूं चावल जो भी बनाते हैं वो अपने यूज के लिए ले जाते हैं, मगर उनकी भी वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर काउंट होती है। बाकी सभी जो सेल्फ कंजम्पशन के अंदर अपने गुड्स और सर्विस को यूज करते हैं उनको हम ध्यान में नहीं लेंगे। डिफेंस, दैट इज कॉल्ड police, there are no market of defense and police service, however they are not considered in the calculation of national income। यानी ऐसी सर्विस जो डिफेंस की सर्विस है उनको हम ध्यान में नहीं लेंगे। बैंकिंग सर्विस, LIC की सर्विस, रोड, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी सर्विस को ध्यान में लेंगे, मगर डिफेंस पुलिस की सर्विस को हम ध्यान में नहीं लेंगे। Immuted rent, when a house is given to someone on a rent, the probable rent obtained is called immuted rent। Here we assume if house given to someone on rent and its value is considered in national income। यानी immuted rent को हम ध्यान में नहीं लेंगे। जो हाउस हमने रेंट पे दिया है, probable rent obtained is called immuted rent। immuted rent की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। when a house is given to someone on a rent, अगर भाड़े पे हमारे 1 से 2 मकान है, हम भाड़े पे दे रहे हैं, the probable rent obtained is called immuted rent। वो जो भाड़ा है उनको हम इम्यूटेड रेंट कह सकते हैं। एंड वैल्यू इज कंसीडर इन अ नेशनल इनकम, उन वैल्यू को भी हम कंसीडर करेंगे। डबल काउंटिंग, 7 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल काउंटिंग, क्योंकि उसके दो मेथड है, ए और बी। तो डबल काउंटिंग कैसे हो सकती है उसके अंदर? डबल काउंटिंग शुड बी रिमोट फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंटिंग when the value of one commodity is calculated for more than one time in national income, it brings up over valued the national income। While calculating national income, national product in terms of production, the double counting should be avoided। For an example, the national income, the monetary value of both iron and the machines made out of iron during the year are counted. It is called double counting because the value of iron is included in the value of machine। Thus, if we calculate the value of iron and the machine, then value of iron being calculated for 2 times। Therefore, 2 remedies to avoid double counting। यहाँ पे डबल काउंटिंग ध्यान में लेनी पड़ेगी। नेशनल इनकम काउंट करते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी रॉ मटेरियल को हम ध्यान में नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आयरन और मशीनरी जो बनती है वो आयरन से बनती है, और आयरन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम के पोर्शन के अंदर और मशीन को भी कैलकुलेट करेंगे, तो मशीन जो है वो आयरन से बनता है, लोहे से बनता है मशीन, तो लोहे को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मशीन को ही कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों को कैलकुलेट किया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल कोइंसिडेंस इफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम। व्हाट आर द रेमेडीज, उनका सॉल्यूशन क्या है? रेमेडीज यानी उनका सॉल्यूशन क्या है? उनको अवॉइड करने के लिए 2 तरीके हैं। टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली, फिनिश गुड्स यानी जो मशीनरी है उनको ही हम काउंट करें, इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये 2 तरह की कैलकुलेशन जो है डबल काउंटिंग है वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, कॉटन यार्न क्लॉथ 100 रुपीज सेल इनकम, 200 यार्न 280 क्लॉथ, यानी टोटल हुए 580। फैक्टर्स कॉस्ट 0,
देन यान 100, देन क्लोथ 200, यहाँ से हम बात कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 रुपीज सेल इनकम है, फैक्टर कॉस्ट 0 है, तो उनकी कॉटन की वैल्यू भी 100 आई। तो इंडिविजुअली 100, 100 और 80 की हम कैलकुलेट करें 280 हो सकते हैं, मगर 100 कॉटन का किया, यान का किया हमने 200, क्लोथ का किया 280, तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 580 हो जाएंगे। और उनकी जो वैल्यू जो है 280 के अंदर वो 300 बढ़ जाएगी। कैसे? यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रही है, 100 कॉटन का और यहाँ पे यान का 200 प्लस 100, यहाँ पे क्लोथ का 280 प्लस 200। तो ये जो 100 प्लस 200 है 300 280 में अगर ऐड हो गई तो 580 हो जाएंगे। तो यहाँ हम फाइनल प्रोडक्ट को अगर ध्यान में ले तो कॉटन की 100 ले, यान की 100 ले, क्लोथ की 80 ले, तो ये 100 प्लस 80 होगी तो 280 की वैल्यू हो सकती है। तो ये 280 की या हम फाइनल क्लोथ की कर सकते हैं वैल्यू, या फिर इंटरमीडिएट कॉटन, यान और क्लोथ की अलग अलग कर सकते हैं। या अगर हमने 100 180 की वैल्यू कैलकुलेशन नेशनल इनकम के अंदर की है तो 280 की नहीं कर सकते। और अगर 100 100 और 80 की अगर हमने कैलकुलेशन नहीं की तो हम फाइनल प्रोडक्ट 280 की कर सकते हैं। तो ये मेथड से यानी वैल्यू ऐड होती है 200 प्लस 100, 280 प्लस 200, जो वैल्यू ऐड होती है उनको रिमूव करने के लिए यहाँ से हम डिफरेंस देख सकते हैं। 200 में से 100 लेस करें तो 100, 280 में से 200 लेस करें तो 80। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर 280 अगर कंसीडर करेंगे तो डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। या फिर 100 180 इंडिविजुअल करें इंटरमीडिएट गुड्स की तो भी 280 हो सकती है, तो भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे भी हमने 100 100 की कैलकुलेशन नेशनल इनकम के अंदर की, फाइनल प्रोडक्ट 280 की भी की, तो 280 प्लस 280 यहाँ पे डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं। 8 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द डिडक्शन द फाइंड आउट द नेशनल प्रोडक्ट। अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ध्यान में लेनी है तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस ऐड कर रही है नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर वो हम लेस करेंगे, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी है तो सब्सिडी को ऐड करेंगे, तब जाके हमें फाइनल नेट प्रोडक्ट मिल सकती है। क्योंकि प्राइस के ऊपर जीएसटी और कोई भी टैक्सेस अगर हम ऐड करेंगे तो उनसे हमारी प्राइस जो है नेशनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो 100% उनकी वैल्यू लेस हो सकती है। तो सब्सिडी को ऐड करेंगे, टैक्सेस को हम लेस करेंगे, तब जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल सकती है। Resale, when a goods was produced in a past, its value was counted as a national income product. When it's resold, its value is not counted. ध्यान में रखना, अगर दो बार अगर कोई भी प्रोडक्ट को हम परचेस करते हैं, मानो कि हमने कोई बाइक परचेस की, बाइक परचेस करने के बाद हम उनको रीसेल करते हैं तो वो वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम परचेस करते हैं तब उनकी वैल्यू काउंट हो चुकी है। तो रीसेल वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द process of production, the depreciation related to the capital factors is deducted from the national income. depreciation को लेस करना नहीं भूलना है हमें। export value is added, जब बाहर की इनकम होगी, एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इनकम ऐड करेंगे। the value of smuggler and illegal goods are not considered in calculation. कैलकुलेशन के अंदर हम स्मगलिंग की, बाहर की जो कोई भी अननेसेसरी इनकम है वो भी हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये बन गई हमारी प्रोडक्शन मेथड के नेशनल इनकम की काउंटिंग। अब इनकम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। What are the method to calculate national income as income method? इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Now second method is income method. हमने पहले भी देखा है, प्रोफेसर पीगू ने अपनी डेफिनेशन के अंदर ये बात साफ बताई थी कि नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए इनकम मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनकम मेथड यानी जो पैसे हम खर्च करते हैं और जो लेबर, लैंड, इंटरप्रेन्योर कैपिटल को जो मिलते हैं वो उनकी इनकम बनती है। तो दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर पीगू। व्हेन द इनकम ऑब्टेन्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री and the state is added, the national income can be found out. The method of income for measuring national income, the rent, interest, wage and profitable income obtained from the four factor production, land, capital, labor, entrepreneur are summed up. The addition, the income obtained from the foreign countries is added and the payment done by the way of rent, interest, wages, profit for foreign use is to be deducted. इनकम मेथड के अंदर आप सभी जानते हो कि जो हमारे प्रोडक्शन करने वाले हैं वो लैंड है, लैंडलॉर्ड है, कैपिटलिस्ट है, लेबर है और इंटरप्रेन्योर है। ये सभी जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ मुफ्त में कुछ नहीं करते। आज इकोनॉमी के अंदर कोई भी पर्सन चैरिटी नहीं करता, मैक्सिमम अपने इकोनॉमिकल और
जो अपने एक्सपांड कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल, जो 4 फैक्टर है इकोनॉमी के अंदर, उनको कुछ ना कुछ मिलता है। उनके पास पैसे आते हैं मगर उनके फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। उन सभी को अगर हम सम अप करें, उन सभी को ऐड करें और फॉरेन कंट्री के अंदर जो हम इनकम अर्न करें उनको ऐड करके बाहर वाले यहाँ से कुछ ले जाते हैं, हम उनको पे करते हैं या हम इंपोर्ट करते हैं, उन पे हम पेमेंट करते हैं, वो सभी हम ऐड करेंगे जो इनकम है वो, और लेस करेंगे जो एक्सपेंडिचर है वो। यानी बाहर अगर एक्सपोर्ट करेंगे और इनकम मिलेगी, उन्हें हम इनकम में ऐड करेंगे। हम अगर इंपोर्ट करते हैं, बाहर पेमेंट करना पड़ता है, तो वो पेमेंट को हम लेस करेंगे। तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इनकम मेथड से। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट है उसके 4 अलग अलग पॉइंट दिए गए। फर्स्ट है टू काउंट द इनकम ऑफ फैक्टर्स। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इनकम ऑब्टेन्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। फर्स्ट, इनकम ऑफ रेंट, इनकम ऑफ इंटरेस्ट, इनकम ऑफ वेजेस एंड इनकम ऑफ अ प्रॉफिट। ये 4 मेन हेड है इनकम के। रेंट, land building is considered as income. Those who live in their own houses may get the income of the rent, which is called imputed rent. The income obtained by their way of right, like copyright, a book or patent, is also considered as income. अगर कोई ऑथर बुक लिखता है, उनको अपनी सेलिंग के ऊपर जो भी पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट, और कॉपीराइट के जो पैसे होते हैं, इट्स वन टाइप ऑफ रेंट। इनकम ऑन इंटरेस्ट, the interest obtained by the people on their capital during a year consider, but the interest obtained from the government is not considered. दिमाग में साफ साफ रखना है, interest obtained from the government is not considered because the state generate income through taxes and pays as interest, which means the money of the transfer is very important. So here consider this method very sharply. So here very clear that this concept. Now third is wages, income of the wages. Those labor who getting some of the reward from the economy, it is called wages. Economy में अगर जो भी लेबर काम करता है उनको कुछ ना कुछ मिलता है, वो wages कहलाते हैं. The wages of the salary given to the laborers for their work during a year, it is considered as income. Fourth point is income profit. The income obtained in the form of profit or dividend by the investor or shareholder is also considered as an income. It includes reserved profit and tax paid on it. So these are the main income form. Now second point to be considered important factor of income method, that is income which are not considered. जो income हम ध्यान में नहीं लेंगे वो कौन कौन सी है वो हमें ध्यान में लेना है. In the method of the income for calculating national income, the income generated by the way of gift, rewards, prize, tip, theft, unemployment, allowances, government assistance to elders, lottery, etc. are not considered. Very important for the section B or section A. What are the points should not consider as a calculation in income method? So in the methods of the income for the calculations, national income, the income generated by the way of gift, गिफ्ट अगर मिलती है, रिवॉर्ड्स किसी को मिलता है, प्राइज मिलती है, टिप मिलती है, थेफ्ट मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंट टू बिल्डर, लॉटरी, ये सभी इनकम रिलेटेड नहीं है, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. थर्ड पॉइंट है सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इज डिडक्टेड. जो अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देते हैं तो उनको डिडक्ट करने पड़ेंगे. नेट फॉरेन इनकम इज एडेड, एक्सपोर्ट माइनस इनकम, दैट इज कॉल्ड नेट फॉरेन इनकम. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. व्हाट इज नेट फॉरेन इनकम? सो नेट फॉरेन इनकम दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. इनकम जनरेटेड एज a commission of or brokerage on sale of is also second. Those income which shows flow of production of goods or services is in economy, which is increase the monetary value of goods in economy, are considered. Income generated as commission or brokerage are also, यानी अगर कोई इनकम शेयर को परचेस करने में, शेयर को बेचने में, कुछ भी उनको जो मिलती है कमीशन, दैट इज कॉल्ड ब्रोकेज, वो इंक्लूड करेंगे. और दोज इनकम which show flow of production of goods or service in the economy which is increase the monetary value of goods in economy are considered. यानी जो गुड्स और सर्विस की वैल्यू को इंक्रीज करने जैसे कोई एक्ट हो रहे हैं, मॉनिटरी वैल्यू, उनकी जो बाहर की मॉनिटरी वैल्यू है बाजार की, वो अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐसी एक्ट को भी हम कंसीडर करेंगे इनकम की ओर से. द इनकम ऑफ अ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट कंसीडर. फॉर एग्जांपल, इनकम ऑब्टेन्ड बाय द सेलिंग ओल्ड मोबाइल फोन इज नॉट कंसीडर. यानी अगर सेकंड हैंडेड जो कमोडिटी हम बेचने से इनकम होती है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. ये बात ध्यान में रखनी है हमें.
नाउ थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड इनकम मेथड की बात हो गई, जो पिगो ने बताई थी, पहली मार्शल ने बताई थी, अब एरविन फिशर ने जो बताई है उसके हिसाब से हम एक्सपेंडिचर की मेथड को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले दिस मेथड हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर फिशर। प्रोफेसर फिशर ने एक्सपेंडिचर बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन दी थी, उनको बेस में रख के द नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द summing up the total monetary expenditure incurred on the goods and services। जो goods and services के ऊपर इंडिविजुअल, फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट किसी एक ईयर के ऊपर जो भी खर्च करती है वो सभी खर्च के अगर हम टोटल करेंगे तो वो टोटल बनेगी हमारी एक्सपेंडिचर मेथड की नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन के अंदर those who are individual, families, firm, government during a year we can spend on the goods and services, these all are considered as a expenditure methods। In these methods of expenditure, the expenditure incurred in the purchasing finished goods or services during the financial year। फाइनेंशियल के अंदर जो भी फिनिश्ड गुड्स है उनको परचेस करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं वो खर्च को हम ध्यान में लेंगे एक्सपेंडिचर के अंदर। सो हियर this method shows the assumption of income equal to expenditure। In this method, the expenditure incurred in the purchasing finished goods and services during a financial year, total expenditure during a financial year is equal to GDP। GDP के अंदर जितनी भी इनकम हो रही है उतनी इनकम यहाँ पे हो सकती है। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड की इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से है, तो उसके अंदर 2-3 पॉइंट दिखाए गए हैं आपको, एक के अंदर 3-4 पॉइंट सब पॉइंट है। 4 फैक्टर ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये 3 बेस है जो एक्सपेंडिचर करेंगे। सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द कंज्यूमेबल गुड्स बाय सिटीजन्स, फैमिलीज एंड फर्म। जो हम जो भी परचेस करने के लिए हमारी हाउस होल्ड कमोडिटी को परचेस करने के लिए, लग्जरियस फैमिली फैसिलिटी को या बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हम खर्च करते हैं, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द ड्यूरेबल गुड्स लाइक टीवी, स्कूटर, कार एक्सेट्रा, पेरिशेबल लाइक फूड्स, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सर्विस लाइक एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। ये जो खर्च करते हैं, जो रोजाना खर्च हमारा हो रहा है, वो हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी एंड नेसेसरी गुड्स इक्विपमेंट फॉर द प्रोफेशंस। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम जब बात करेंगे तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर जो एक्सपेंडिचर होंगे वो बड़े बड़े फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी के ऊपर जो खर्च करते हैं वो एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। C, government expenditure, it's include expenditure such as consumption expenditure, investment expenditure, administrative expenditure etc. by central government, state government and local bodies। जो नगर पालिका, महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट, जो 3 टायर्स है हमारे, उनके अंदर जो खर्च होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उन सभी को हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, the expenditure on the import for the foreign goods by citizen of a country is the expenditure of a country। जो सिटीजन एक्सपेंडिचर करते हैं इंपोर्ट करते वक्त कोई भी कॉमोडिटी, गुड्स और सर्विस की, तो वो एक हमारा आउट जो होगा, पैसे बाहर जाएंगे, वो भी एक एक्सपेंडिचर है। एंड अवर एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेंडिचर, and our exports is expenditure incurred on the goods by the foreign citizens। Therefore, the difference between those two is net export, which is included in a national income। So, total national income equal to C plus I plus G plus net export। C that is called consumption expenditure, I that is called investment expenditure, G that is called government expenditure plus net export। Net export के अंदर जो एक्सपेंडिचर होंगे, हम बाहर से अगर कुछ मंगवाते हैं, यहाँ से बाहर जो जा रही है, ये सभी कॉमोडिटी को हम ध्यान में रख के ये हम पॉइंट कंप्लीट करते हैं। तो CIG, CID नहीं, CIG याद रखना है। CIG, C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये बात हुई। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर आर नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। कौन से खर्च को हम ध्यान में नहीं लेंगे? काफी इंपॉर्टेंट, सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ये जो पॉइंट है उसके अंदर आपको पूछा जाता है कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कौन सी बात हम ध्यान में नहीं लेंगे। व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर आर इन नेशनल इनकम काउंटिंग। In terms of expenditure, certain expenditure are not considered in calculating the national income, which includes expenditure on the purchase of second hand goods। second hand goods की अगर कोई भी कमोडिटी हम परचेस करते तो उनको हम ध्यान में लेंगे। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर यानी कोई भी पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है तो वो पेमेंट को भी हम एक्सपेंडिचर के तौर पे ध्यान में लेंगे। पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो पेंशन मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, वो एक्सपेंडिचर को भी हम ध्यान में लेंगे।
फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द विडो के लिए जो नाना किया कोई भी उनको असिस्ट किया जाता है फाइनेंशियली, तो उनको कंसिडर नहीं करेंगे। द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ ओल्ड शेयर, एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ गुड्स ऑफ इंट्रीम यूज, यानी बीच की जो कॉमोडिटी है उनके ऊपर जो खर्च कर रहे हैं उनको भी हम ध्यान में नहीं लेंगे, आर नॉट कंसिडर इन द, और ओल्ड शेयर परचेस करते तो उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको भी ध्यान में नहीं लेंगे। सम एक्सपेंडिचर आर इंकर्ड विदाउट द प्रोडक्शन of goods and services which involve only the transfer for the money expenditure like subsidy are not considered in the national income। जो सब्सिडी है, जो बहुत सारे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है, उनको भी हम ध्यान में नहीं करेंगे। डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कौन सी बाधाएं आती है, क्या हमें प्रॉब्लम होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले the official data of the people expenditure cannot be obtained and therefore it becomes difficult to calculate national income by the method। एक्चुअल जो ऑफिशियल डेटा पीपल के एक्सपेंडिचर के होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ₹30,000 एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सॉरी एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अ बिजनेस पर्सन नेम आरव गिव्स ₹30,000 एज सैलरी टू मिलाप। आरव जो है वो मिलाप को ₹30,000 सैलरी दे रहा है। द अकाउंटेंट एंड कंसिडर्ड ₹30,000 एज एन एक्सपेंडिचर। वो अकाउंटेंट है वो कंसिडर करेगा कि 30,000 उनको एक्सपेंडिचर के तौर पे उन्होंने पेड किए। नाउ मिलाप गिव्स 3,000 टू खुशबू। अब मिलाप अगर 3,000 खुशबू को देता है, हु इज द डोमेस्टिक हेल्पर, तो डोमेस्टिक हेल्पर कौन हुआ? इट इज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई। दिस बिकम मिलाप्स एक्सपेंडिचर, ये मिलाप का एक्सपेंडिचर हुआ, वो पता नहीं चल रहा हमें। हेंस द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्चुअल किस है? उन्होंने जो 30,000 में आरव को दिया, वो आरव ने मिलाप को दिया वो 30,000, या खुशबू को तो मिला 3,000, यानी टोटल 33,000 हम कंसीडर करें, 30,000 कंसीडर करें। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द डाउट and double counting arise even in the expenditure method of the calculation national income. For the calculating national income as a country can adopt any method from above stated methods if the obtained data are true. Whatever be the methods of the calculation of the national income, the measurement of the national income will be the same. However, every method has one or two other limitations, and therefore it is said that these methods are mutually complementary to each other. For example, national income is calculated in form of the production. Its truthfulness can be tested in terms of expenditure. For the developing country like India, the methods of production is suitable, where the countries like America and Russia are methods of income expenditure are suitable। यानी अपने अपने इकोनॉमी के हिसाब से तीनों मेथड जो है उसकी लिमिटेशंस भी है और उनके बेनिफिट्स भी है। जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो भी इकोनॉमी चल रही है उसके हिसाब से मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम इज मेजरिंग नेशनल इनकम। कौन से प्रॉब्लम होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज प्रॉब्लम इन मेजरिंग नेशनल इनकम। सिंस 1954 the Central Statistical Organization CSO, very very important word, CSO stand for Central Statistical Organization। Central Statistical Organization काफी important है, 1 मार्क्स में आपको CSO का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं सेक्शन बी के अंदर। So the Central Statistical Organization calculates the national income currently नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो CSO अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इज कैलकुलेटेड कंसीडरेशन 1999-2000 एज द बेस ईयर। 2000 के बेस ईयर के ऊपर ये अब कैलकुलेट हो रहा है सब कुछ। सर्टेन प्रॉब्लम अराइज बाय मेजरिंग नेशनल इनकम आर एज फॉलो। जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो यहाँ पे हमें 7 पॉइंट के अंदर दिख रहे हैं। फर्स्ट से प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग, हमने डबल अकाउंटिंग के बारे में इनकम और एक्सपेंडिचर में बात बताई, डबल कैलकुलेशन होने के चांसेस है। सेल्फ कंजम्पशन, प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, कौन कितना सेल्फ कंजम्पशन करते हैं वो पता ही नहीं चलता, और अगर फार्मर ले रहा है तो उनकी हम कंसिडर करते हैं एक्सपेंडिचर के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए वो भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी मेथड अकाउंटेंसी के अंदर आप जानते हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेशन, टैक्स अवॉइड करना, टैक्स को एवेशन करना, वो भी एक बड़ी चुनौती है। कौन कितना टैक्स पे कर रहा है, कितना
जो ब्लैक मनी है वो उनको दबा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलीगल इनकम, बहुत सारी इनकम इलीगल है, 2 नंबर की इनकम कहाँ से आ रही कुछ पता नहीं चलता। प्रॉब्लम ऑफ द नेट फॉरेन इनकम, प्रॉब्लम है नेट फॉरेन इनकम की कितनी है, कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ, उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। प्रॉब्लम इन अकाउंटिंग इन मेजर द नेशनल इनकम, the following problem arise in accounting of production income and expenditure। illiteracy, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ से इनकम आई वो भी नहीं पता चलता, कितना एक्सपेंडिचर किया पूरे साल में वो भी नहीं पता उनको। स्मॉल स्केल प्रोडक्ट स्केल, बार्टर सिस्टम, पीपल इन्वॉल्व इन द मोर देन वन ऑक्यूपेशन, एक से ज्यादा ऑक्यूपेशन में रुके हैं, बार्टर सिस्टम बहुत सारे कर रहे हैं, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन सेल है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सभी इनकम प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर को ठीक तरह से जान नहीं पा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ अबाउट स्टेटस प्रॉब्लम, द CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO ट्राई टू ऑब्टेन ट्रू नेशनल इनकम बाय काउंटिंग द इनकम केयरफुली। 9.7 next point, very important for section D or section E, monetary income and real income। national income is measured by the criterions of the money, but the criterions of the money is unstable, or in other words, if there is a fluctuation in the price increase decrease, the national income increase in spite of stable production and fluctuation in the national income of the fluctuation in the production. Here the question arises that when the national income increase, when the national income decrease in the production, the criterion can be considered true. To understand it, the monetary national income and the real national income concept is very important। यानी इनकम हम देख रहे हैं, नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो रियल इनकम कैसे हम चेक करें, उनके लिए 2 मेथड है, मॉनेटरी national income and real national income। First is monetary national income। If national income is measured at a current price, as a current price यानी अभी जो प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, सपोज मोबाइल के 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 से करंट प्राइस है, इट इज कॉल्ड मॉनेटरी नेशनल इनकम। यानी अगर 10 मोबाइल बनाते हैं 5,000 के करंट प्राइस के अंदर, तो 5,000 के मोबाइल अगर है और 10 हमने पीस बनाए, तो 5,000 इंटू 10 वो जो करंट प्राइस चल रही है किसी 5,000 के मॉडल की, तो वो करंट प्राइस से हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो इफ द नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट करंट प्राइस, इट इज कॉल्ड मॉनेटरी नेशनल इनकम। द नेशनल इनकम ऑब्टेन बाय द multiplying the production or goods with the market price of respective goods is called monetary national income। यानी अभी अगर 3 रुपीस या 4 रुपीस किसी एक पेन की प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, ऐसे अगर 10,000 अगर हम बनाते हैं पेन को, तो 10,000 इंटू 4 40,000 हो गई मार्केट के अंदर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट प्राइस 3 चल रही है, 1,000 हमने प्रोडक्शन की, 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 बन गई हमारी मॉनेटरी नेशनल इनकम। सो here production into price which does not show the true situation। अगर प्राइस बढ़ रही है, हमारा प्रोडक्शन कम है, तो भी हमारी नेशनल इनकम बढ़ती नजर आएगी। मानो कि हमने 1000 ही पेन बनाई है, मगर प्राइस 3 रुपीस से 6 रुपीस हो गई, तो नेशनल इनकम 3,000 से 6,000 हो जाएगी, क्योंकि 1,000 into 3 that is the national income calculation। So if the price is upgraded by some of the other factor 3 to 6, then our production remains same 1,000, but artificially we can see the 6,000 national income increase, so it is not going to real picture of the national income। So second is real national income। Second point, 9.7.2, real national income। If national income is measured at the base year that is not fluctuate, not any effect of price, normal year, जैसे अभी 2020-21 का ईयर जो है वो बेस ईयर नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोविड-19 की इफेक्ट है, तो प्राइस में बहुत सारा फ्लक्चुएशन है। उसी तरह 1978 जहां बीजेपी और कांग्रेस हार गई थी और जनता दल थर्ड पार्टी आ गई थी रूलिंग रेट के ऊपर, वो भी नहीं कर सकते। किसी बाढ़ आती है, किसी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, तो ऐसे ईयर को हम बेस ईयर नहीं कर सकते, मगर न्यूट्रल हो, कोई ऐसी पॉलिटिकल या कोई भी ऐसी कैलेमिटिकल कोई नेचुरल कैलेमिटीज ऐसा नहीं है, तो ऐसे ईयर के प्राइस को हम बेस करके ध्यान में रखें और उनसे अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, तो वो हमें रियल नेशनल इनकम मिल सकती है। तो इफ इनकम इज मेजर्ड एज अ बेस ईयर प्राइस और फिक्स प्राइस, इट इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। द नेशनल इनकम ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्शन of all goods with the fixed price of the respective goods during the year, it is called real national income। real national income shows the true situation of a country। in fact, production and the market price, current price both increase, and therefore some increase in the national income occur due to increase in the production and some increase in the
due to increase in the price. But we interested in the rise in the national income, which occurred due to increase in the production. Because of the national income in increase, due to increase in the production, the consumption and the standard of living people can be higher. यानी अगर करंट रेट से अगर कैलकुलेशन करते हैं, जो मॉनिटरी नेशनल इनकम करंट प्राइस अगर करते हैं, तो प्राइस अगर ऊपर आ रही है, इंक्रीज हो रही है, अप हो रही है, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी वो ऊपर नजर आएगी. मगर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें बेस ईयर से या फिक्स प्राइस से, अगर 1000 पेन बनाई है, उनके प्राइस अगर 5 रुपीज, जो 5 या 10 या 3 या 2 साल पहले की जो प्राइस, जो बेस रेट की प्राइस है, उससे हम कैलकुलेट करें 1000 इंटू 2, अगर 2 रुपीज की प्राइस फिक्स है, फिक्स प्राइस है, और करंट प्रोडक्शन हमारा 1000 पेन का है, तो 1000 इंटू 2, 2000 हमारी नेशनल इनकम बनती है. मगर 1000 से हमारा प्रोडक्शन 5000 हो रहा है, तो 5000 इंटू बेस ईयर प्राइस 2, 5000 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड 10,000. तो पहले 1000 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2000 हुए, 5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 हुए. तो यहाँ पे प्राइस रिमेन सेम, बट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, GDPR increased. Why? Because of we increase our production. अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम से बढ़ने से रहेगा. तो ये चैप्टर यहाँ पे हम ऐड करते हैं. ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ABCD के अंदर. जब हम रिवीजन राउंड स्टार्ट करेंगे, रिवीजन राउंड के अंदर क्वेश्चन आंसर होंगे, उनको कैसे याद रखना है, कैसे हमें अच्छी तरह से ये सब कुछ ध्यान में रखना है, ये सभी हम वहाँ से कंप्लीट करेंगे. अभी आपको 1 सेंटेंस के और MCQ के क्वेश्चन आंसर खुद फाइंड आउट करने हैं, निकालने और लिखने हैं. बाकी बचे C, D और E वाले क्वेश्चन का रिवीजन राउंड स्टार्ट होगा. रिवीजन राउंड के अंदर आपको पूरा समझ में, डिटेल में समझ में आ जाएगा. तो तब तक आप देखते रहिए. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. कीप वाचिंग ICT Cover You channel for 6, 7, 8, 9 revision round now start shortly. So those who are already subscribed this channel, thank you all, and those who are new viewers, please subscribe this channel by via Google www.ictcoveryou, and press the subscribe button, press the bell button, so that you can find out notification. And also on the Android version, you can download, install my app from Play Store, that is ICT Cover You, from where you can find out so many links, so many textbook links, so many important question paper, board paper are also there. So, and if you have any query from this, you can directly ask on my number 966253241 and 966253241, or you can mail me on cknax70@gmail.com, and you can also comment me. So thanks a lot. Thank you for the day. Have a nice day. Keep watching ICT Cover You channel. Thanks a lot.